आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया और उस इस्तीफे के साथ ही साथ चारों तरफ से तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी। अनएक्सपेक्टेड इस्तीफा था, किसी को अंदाजा नहीं था, इसलिए जब वो इस्तीफा दिया उन्होंने तो उसके बारे में ये माना जाने लगा कि उसके बहुत से निहितार्थ होंगे, जिन पे धीरे धीरे आज अभी हम भी चर्चा करेंगे। बहुत से लोग ऑलरेडी चर्चा कर भी चुके हैं, मैं भी इस पर थोड़ी बात करूंगा। चर्चा करने के पहले मैं दो किस्से सुनाऊंगा, उन किस्सों से चर्चा करने में थोड़ा ज़्यादा आनंद आएगा। पहला किस्सा तो ये था, ये पौराणिक किस्सा है, मिथकीय किस्सा है, वो आप लोगों ने हो सकता है सुना हो सकता है ना सुना हो। जब सिकंदर महान हिंदुस्तान पर के काफ़ी हिस्से पर वो काबिज हो गया और जीत हो गया, तो उसने राजा पोरस से कहा कि मैं यहाँ के बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उनसे मैं थोड़े उनके दर्शन करना चाहता हूँ और मुझे उनसे मिलवाइए। तो राजा पोरस ने कहा कि ठीक है, मैं मिलवाता हूँ। और फिलहाल यहाँ पर दो ऋषि सबसे बड़े हैं, एक महर्षि दांड्यायन और एक महर्षि कात्यायन। तो महर्षि दांड्यायन से तो मैं बात ही नहीं कर सकता, वो तो खैर बहुत बड़े ऋषि हैं। कात्यायन साहब से मैं बात कर सकता हूँ, देखिए आपके लिए बात करता हूँ। और वो मेरे बुलाने पर राजमहल आ भी जाएंगे। बहरहाल महर्षि कात्यायन आए, बहुत ऊंचे ऋषि थे उस जमाने के। और सिकंदर ने उनसे कहा कि मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो कात्यायन, वो पोरस के महल में एक बाघ की खाल टंगी हुई थी दीवार पर। तो उसने वो कात्यायन ने वो खाल नीचे उतारी और उसके एक तरफ पाँव रखा तो खाल दूसरी तरफ से मुड़ गई, उठ गई मतलब। तो कात्यायन ने कहा कि देखो, मरी हुई खाल भी जो है रिएक्ट करती है, जब तुमने उसको एक तरफ से दबाया तो दूसरी तरफ से उठ के खड़ी हो गई। तो तुमने जो वहाँ से आकर के यूनान से यहाँ तक इतनी मारकाट मचाई है बिना वजह, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसके रिपरकशंस भी तुम्हें भोगने पड़ेंगे और हो सकता है रास्ते में ही तुम्हारी मौत हो जाए। और वही हुआ। बहरहाल कात्यायन के इस उत्तर से सिकंदर बड़ा चकित हुआ और अचंभित भी हुआ। उसने कहा कि अब तो मुझे दांड्यायन से भी मिलना है। तो पोरस ने कहा चलिए हम चले चलते हैं, देखिए आपकी किस्मत, हो सकता है दांड्यायन आपसे मिल जाए, हो सकता है भगा दें हम आपको दोनों को। तो सिकंदर ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं जो होता है देखा जाए। तो वो सिकंदर और पोरस अपनी थोड़ी बहुत सेना के साथ गए दांड्यायन से मिलने। और दांड्यायन एक जंगल में एक पत्थर की शिला पे लेटे हुए थे, धूप खा रहे थे। तो सिकंदर पहुंचा, उसने उनको नमस्कार किया और कहा कि मैं सिकंदर महान आपको नमस्कार करने आया हूँ और बदले में आपसे आशीर्वाद देने और आपको कुछ देने आया हूँ। दांड्यायन ने उसको, पहले तो दांड्यायन ने कोई जवाब ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा सिकंदर को, कहा कि तुम मूर्ख हो और तुम मुझे क्या दोगे? तुम तो जो मुझे मिल रहा है उसको ही तुमने पहले हर दिया और अब तुम मुझे देने की बात कर रहे हो। मैं आराम से चुप चुपाते बैठ के धूप खा रहा था, न किसी के लेने में हूँ न देने में हूँ। और तुम आकर के सामने खड़े हो गए, जो धूप भी मुझको लग रही थी वो भी खत्म हुई और तुम मुझे उल्टे कुछ देने की बात करो, या भाग यहाँ से। तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, तुम बेवकूफ हो। ये एक पौराणिक किस्सा आता है और एक सच्चा किस्सा है जो आप में से बहुतों को हो सकता है उसकी याद भी हो और नई जनरेशन को खैर नहीं होगी। 1977 में जब 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कई वजहों से लगाई, और जाहिर सी बात है उस इमरजेंसी का कारण उनका लंबे समय तक सत्ता में बने रहना भी था। और फिर कई वजहों से वो इमरजेंसी 77 में हटी और चुनाव हुए और इंदिरा गांधी हार गई। हारने के बाद 3 साल तक इंदिरा गांधी की जो शीशा लेदर हुई, उसको अगर आपको जानना हो तो आप इतिहास के पन्नों में चले जाएं, गूगल में भी सर्च कर ले, मुफ्त कुछ मिल जाएगा। 2 बार वो जेल गई, बहुत कुछ शीशा लेदर हुई। विद द डिफरेंस कि 3 साल बाद ही इंदिरा गांधी वापस आ गई। उसके पीछे कारण ये थे कि इमरजेंसी का जो पूरा जो दौर था 2 साल का, वो उनके उस समय तक के कालखंड का बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। और उसमें भी कुछ ही अनियमितताएं हुई थी, जो मिस गवर्नेंस थी, आर्थिक अनियमितता बिल्कुल नहीं हुई थी। उसके चलते इंदिरा गांधी जो थी वो दोबारा 3 साल बाद चुन के आ गई, क्योंकि गवर्नेंस उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। थोड़ा बहुत इमरजेंसी का काला धब्बा था, वो जनता ने उनको 3 साल की सजा देने के बाद उनको माफ़ कर दिया। लेकिन उस 3 साल में इंदिरा गांधी की जो शीशा लेदर हुई, वो आप इतिहास के पन्नों में जाकर के पढ़ सकते हैं। उस शीशा लेदर को भी इंदिरा गांधी जैसी महिला ही बर्दाश्त कर सकती थी। कोई सामान्य राजनेता जो सत्ता के मद में बहुत सी अनियमितताएं करता है, वो सत्ता से हटते उनको उनको झेलना आसान काम नहीं होता। बहरहाल ये एक किस्सा है। अभी आप मान के चलिए कि फिलहाल जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उनमें 2-3 चीज़ें बहुत ख़ास हो रही हैं, जो अपने मोदी जी चुनाव में तीसरी बार जीतने के लिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं।
और मजे की बात है कि ये सारे काम उन्होंने पिछले 10 सालों में धीरे धीरे करके किए थे। और वो सारे काम, जैसा मैंने कहा ना कि जो कात्यायन ने कहा था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उन सारे क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं अब हो रही हैं। जैसे मसलन इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला उन्होंने किया, वो सब सामने आ गया है। और दूसरे उन्होंने क्या नाम है वो संदेह का वो संदेह है, वो है आपका क्या नाम है ईवीएम। ईवीएम को लेकर के बहुत घना संदेह है, और जंतर मंतर पे पूरी जनता जो है रोजाना क्या नाम है वो दे रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके चलते ये बात साफ सामने आ रही है कि जनता का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो ये मान रहा है कि ईवीएम में कुछ न कुछ घोटाला हो रहा है नहीं हो रहा है तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर चल के मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील सब लगे हुए हैं, उच्चतम न्यायालय में भी मुकदमा चल रहा है। किसानों का आंदोलन आप लोगों ने देखा ही कि किस तरीके से किसानों का सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है, परेशान कर रही है। और भी तमाम इस तरीके की अनियमितताएं जो है वो हो रही हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी अनियमितता है वो ये थी, वो चुनाव आयोग में की गई। आपके जो गोयल साहब चले गए हैं, इनके अपॉइंटमेंट में लेकर के बहुत शोर हुआ, आप लोगों को वैसे याद भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, तो उस हस्तक्षेप को मिटाने के लिए सरकार नया कानून बना के ले आई, और गोयल साहब को बहरहाल फिर से स्थापित किया गया। अब जाहिर सी बात है, गोयल साहब भी आईएएस हैं, तो उनको कुछ न कुछ अंदाजा तो रहा ही होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी जो अनियमितताएं, जो तथाकथित अनियमितताएं कही जा रही हैं, लोग इनको अनियमितता कह रहे हैं, उन सारी की सारी अनियमितताएं जो है वो मतलब उनका जो क्रियान्वयन होगा इलेक्शन के माहौल के चलते, इलेक्शन कमीशन के ही थ्रू होगा। चुनाव जैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप इसको चुनाव आयोग की क्या नाम है वेबसाइट पे डाल दीजिए ताकि सब लोग देखें। वो फिलहाल एसबीआई की वजह से लटक गया है, लेकिन बहरहाल आज नहीं से तो कल हो सकता है उसका कार्यान्वयन करना पड़े। उसके अलावा जैसी खबरें आ रही हैं, पता नहीं सच है या गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं तो कुछ ना कुछ धुमा है तो आग भी होगी कि चुनावों में क्या नाम ईवीएम के माध्यम से घोटाले की बात सामने आ रही है। तो अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है उसका जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग पर ही जाएगी देर से देर, अगर कल को कुछ होता है तो। और ये सब सारी बातें जो हैं ये हो रही हैं, यानी चुनाव को लेकर के जो भी संभावित घोटाले प्लान किए जा रहे हैं, जैसी कि सूचनाएं मिल रही हैं, वो सारे के सारे घोटाले जो हैं चुनाव के दरमियान जो है वो चुनाव आयोग के माध्यम से ही जो है वो पूरे किए जाएंगे। ये बात सामने है। और इत्तेफाक से इसको चाहे कोइंसिडेंस कहिए चाहे जो करिए कि पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभी कभी एक बयान दे दिया है कि मैंने आपकी जो अभी इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान, मैंने बहुत धांधली की, उसके लिए मुझे फांसी में लटका दिया जाना चाहिए। जो भी था बहरहाल, लेकिन कहीं ना कहीं से एक संकेत तो है ही। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि अगर इलेक्शन में धांधली करने की बात की जा रही है, जैसे कि सूचनाएं आ रही हैं, अपुष्ट ही सही, और उसके अलावा भी ये बात भी इसको कोई कहने की जरूरत नहीं कि जो विरोधी दल है उनको कमज़ोर करने के लिए सीबीआई हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ईडी हुआ, इसके माध्यम से बारंबार छापे डलवाए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। वो सब सारी चीज़ें अगर मान लीजिए इस इलेक्शन में, हालांकि जाहिर सी बात है इतनी 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 मतलब तिकड़म लगाई है मोदी साहब ने चुनाव जीतने के लिए, तो ये मान के चलिए कि चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन मान लीजिए जैसे सारी तिकड़म इंदिरा गांधी ने भी लगाई थी इमरजेंसी के समय, लेकिन वो चुनाव हार गई। क्योंकि सारी तिकड़में लगाते समय जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर होता है उसकी तो आदमी चिंता करता है, लेकिन जनता का क्या रिएक्शन होगा इसकी चिंता आदमी नहीं करता है। इंदिरा गांधी ने भी गलती की, मोदी साहब भी मुझे लग रहा है यही गलती कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए वो चुनाव हार जाते हैं मोदी साहब तीसरी बार, और या बहुत कमज़ोर बहुमत से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितनी संस्थाएं जिनसे वो गलत काम इस समय करा रहे हैं, कानून सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे चुनाव आयोग हो, वो जाहिर सी बात है वो सारे के सारे जो है उस लपेटे में आएंगे। और इस समय जो लोग इन कामों को अंजाम दे रहे हैं, जाहिर सी बात है उस समय या तो रिटायर हो चुके रहेंगे या रिटायरमेंट के वर्ष पे होंगे, और जब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी तो उस कार्रवाई को झेलना जो है कम से कम सरकारी अफसर के बूते के नेता, राजनेता तो एक बार झेल भी लेता है। और राजनेता के साथ एक और अच्छी बात होती है, उसके बाद बताओ, आगे बात चलिए से बता रहा हूँ कि राजनेता चूंकि कार्रवाई को अंजाम अफसरान देते हैं, चिड़िया उन्हीं की बैठी रहती है। अगर किसी अफसर के यहाँ सीबीआई ने छापा मारा है, इनकम टैक्स छापा मारा है, ईडी ने छापा मारा है, किसी नेता क्या है अफसर क्या है, तो जाहिर सी बात है जो जो दस्तखत हुआ होगा उस पर उस अफसर के दस्तखत होंगे, न कि प्रधानमंत्री के या किसी उसके। तो आमतौर पे जब मुकदमा चलता है तो जिसकी दस्तखत होती है वही नापा जाता है। तो अमूमन जो इस तरीके की अनियमितताएं होती हैं उसमें नेता लोग जो है अक्सर बच जाते हैं और अफसरी फंसते हैं। ये बात भी अभी देखिए, और ख़ासतौर से मायावती के पिछले कार्यकाल में ये खूब हुआ है। मायावती के पिछले कार्यकाल में
ये बहुत हुआ कि धमका धमका के अफसरों से काम कराया जाता था, और मायावती और वो सारे जो उनके जो और भी जो लोग थे कैबिनेट में, जो जो एक तरीके से उनकी किचन कैबिनेट थी, वो धमका के अफसरों से काम कराती थी। तो मायावती तो बाद में हट गई सत्ता से और आज तक आराम से बैठी हुई हैं। लेकिन उनके उस ज़माने के तमाम अफसर जो थे, उनकी बाकी ज़िंदगी जेल में बीतते और जमानत कराते और जेल से आते जाते कट रही है। ये दुनिया ने भी देखा है। तो ज़्यादातर ये मान के चलिए कि इस समय जो मोदी साहब जो जंक्शन पे आके खड़े हो गए कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने पे तैयार हो गए, मान लीजिए अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं तो उनका क्या होगा? वो अपना जीवन जी चुके हैं और उनके पास कोई खोने के लिए भी कुछ नहीं, 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन ये जो सारे अफसरान हैं, जिसमें से आपके चुनाव आयुक्त भी एक हैं, इनके सबके ऊपर कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी, इसका अंदाज़ा लगा करके मुझे लगता है कि शायद जो चुनाव आयुक्त महोदय, इन्होंने चुनाव आयोग में बैठ करके और थोड़ा बहुत अंदाज़ा ले करके कि चीज़ें किस दिशा में जाएंगी, और अगर कहीं बूमरैंग कर गई तो उनका क्या हाल होगा और उनके जैसे और लोगों का क्या हाल होगा, उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। कुल मिला के कारण यही नज़र आता है। और कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से वो घिर गए हैं, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो चाहे जो भी हो, उनका सबका कार्यान्वयन चुनाव आयोग के माध्यम से ही होना है चुनाव में। तो सारी की सारी चीज़ों की जिम्मेदार अगर बाजी पलट जाती है तो चुनाव आयुक्त ही होंगे, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे वो चुनाव आयुक्त हो। इसलिए चुनाव आयुक्त ने धीरे से निकल लेना ही उचित समझा कि भैया भाड़ में जाए, हमसे क्या लेना देना है। कुल मिला के मसला यही है, और ऐसे मामलों में ही इस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से रहस्यमय तरीके से इस्तीफा दिया लिया जाता है। बाकी अब देखिए क्या होता है। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अभी इसी बात तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।